हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला अवतल दर्पण के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने जरूरतमंद भाई भी इस टॉपिक को पढ़ सकें। तो चलिए भाई, बिना समय गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है 1/f = 1/b प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे कि ये होता कैसे है। तो चलिए भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर ये रहा। जैसा मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज भी वैसे ही लिखनी है, जो हम चित्र में बनाते हैं वही लैंग्वेज भी लिखते हैं। तो अगर भाई कि माना कि M1 M2 कोई मिरर है, तो ये उसकी मुख्य अक्ष है, यहां पे इसका फोकस है और यहां पे इसका सेंटर है। ठीक है भाई, यहां पे कोई वस्तु रखी है, वस्तु कह दे रहे हैं कि वस्तु AB है। प्रकाश किरण इस वस्तु के शीर्ष से आई मुख्य अक्ष के समांतर, और हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है मेरे भाई? फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण अगर हम सेंटर से गुजारे, सेंटर से, तो सेंटर वाली प्रकाश किरण क्या करती है भाई? उसी मार्ग में, सेंटर से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो कटान हमारा यहां हुआ, और जहां पे कटान हुआ वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कह दे रहे हैं कि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हल्का सा लंब डाल ले रहे हैं जो कि बहुत छोटा होता है, ये P, और ये द्वारक बहुत छोटा होता है दर्पण का, ये यहां से M। इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं M, और इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं जहां पे ये प्रकाश किरण टकराई है, इसे नाम दे दे रहे हैं T। ठीक है भाई, उम्मीद है चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या आप पैमाने से लाइन खींचेंगे अच्छे से ताकि आपकी लाइन बिल्कुल अच्छे से विजुअल हो। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोगों को लैंग्वेज में क्या क्या लिखना है उसे अच्छे से देखेंगे। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है भाई, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C व फोकस F है, F है। कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ये भाई, ये रखी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जो चित्र में है वही हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है भाई, वस्तु की शीर्ष प्रकाश किरण, ऐसा लिखेंगे, प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से गुजरकर बिंदु M से टकराती है और
दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिंदु परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है। फोकस एफ से होकर गुजरती है। ठीक है भाई, फोकस एफ से होकर गुजरती है। देखिए मेरे भाई, आप गौर से देखेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर है और हम लोगों ने रूल में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है मेरे भाई? फोकस से होकर गुजरती है। ये यूं। आप, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। ठीक है भाई, ये गुजर गई प्रकाश किरण। उसके बाद एक अन्य प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता केंद्र से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात बिंदु टी से टकराकर या परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है भाई, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और लौटने के बाद जैसे कि ये प्रकाश किरण आई, ऐसे भाई आप पैमाने से लाइन खींचेंगे अच्छे से सीधी, ऐसे आई। और आपने नियम में पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो कटान जहां पे होता है, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर कटान करती हैं, वहीं पे क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कि तत्पश्चात दोनों प्रकाश किरणें जहां कटान करती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अतः चित्र ये तो दिखा है उसने, चित्र में A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है भाई, आप इस चीज को अच्छे से देखें एक बार और क्लियर कर दूं। हम लोग पिछली वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके हिसाब से यहां से पोल से ये जो दूरी आपको दिख रही है P से F तक की दूरी, ये है फोकस दूरी, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, और यहां से लेकर J जहां पे प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब की दूरी है, उसे हम लोग कैसे नोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, और जहां पे हमारी वस्तु है उसे हम लोग कैसे नोट करते हैं? U से नोट करते हैं। और जहां पर हमारी वक्रता त्रिज्या है, ये यहां तक ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी? R। वक्रता त्रिज्या R से नोट करते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप सब इस चित्र को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अगर थोड़ा बहुत कुछ इसमें कुछ और नोट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं कि चित्र में ये जो आपको PF दिख रहा है, PF बराबर फोकस है। फोकस जैसे हम लोग F से नोट करते हैं।
ठीक है भाई। पी बी डैश, पी बी डैश जो कि प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम लोग वी से नोट करते हैं, ठीक है भाई। और अगर बात करी जाए पीसी, पीसी, पीसी फोकस दूरी है, सॉरी भाई वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग आर से नोट करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात की जाए पीवी, पीवी जो कि वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी जिसे हम लोग यू से नोट करते हैं, ठीक है भाई। ये सब कुछ आप लोग, उम्मीद है कि आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। तो एक बार मैं साइड हट जाता हूं, थोड़ा सा इसे रफ करना पड़ेगा ताकि अपना दर्पण सूत्र काफी बड़ा है, ये इस पे आ जाए अच्छी तरीके से। तो मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले। चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये वाला देखिए भाई सी ए डैश बी डैश सी तथा ए डैश बी डैश सी में मैं आपको साइड में एक छोटा सा चित्र बना के और दिखा देता हूं, आप देखिएगा, आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये रहा चित्र, यहाँ पे ए बी और सी और यहाँ पे ए डैश और बी डैश, ठीक है भाई, ए डैश और बी डैश, ठीक है। देखिएगा ये रहा। इसमें अब ये त्रिभुज हम लोगों को कैसे समरूप प्रूव करने हैं, आप देखिए यहाँ पे ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग दो एंगल को देखें, एंगल इसमें देखें कि एंगल ए बी और सी इक्वल है एंगल ए डैश बी डैश सी के, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर देखें एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डैश सी बी डैश, शीर्षाभिमुख है, विमुख कोण है, ठीक है भाई। आप उम्मीद है आपको एंगल की थोड़ी सी समझ होगी। ये वाले एंगल शीर्षाभिमुख है, ये वाले आपस में ये 90 के हैं, तो अतः एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ठीक है भाई, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप हैं तब हम लोग जानते हैं कि जब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है भाई। तो देखिए अगर इन दोनों त्रिभुज में देखें, अगर हम यहां पे ले रहे हैं ए बी, ए बी तो ए बी की संगत क्या आएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। देखिए ए बी तो ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। उसके बाद हमने भुजा ली उसकी बी सी, बी से सी तो इसकी क्या लेंगे, देखिए भाई बी सी तो बी डैश सी, इसमें लेंगे बी डैश सी, ठीक है। इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। उसके बाद दो समरूप त्रिभुज और हैं इसी प्रकार, यहां पे देखेंगे इसी प्रकार समरूप त्रिभुज, त्रिभुज समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ में, इसमें देखेंगे, इसमें क्या है भाई, इसमें भी देख लीजिए आप, ये वाली रही समरूप, इसे हम यहां पे बना दे रहे हैं, आप गौर फरमाइए इस पे। ये देखिए भाई ये रहा एम, ये रहा एन, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, ये रहा एफ। अब इसमें हम लोग समरूप लेंगे तो एम एन होगा, क्या होगा भाई, एम एन होगा
एम एन के अपॉन में आएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और इक्वल में आएगा भाई एफ एन या एन एफ, एन एफ, और उसके बाद आ जाएगा हमारा एन एफ के बाद आ जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अगर अब हम देखें इसमें तो आपको एक आकृति दिख रही होगी, ये मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, ए बी एन और एन। आपको क्या लगता है, आयत है? ठीक है, चित्र में भाई, चित्र में यहाँ पे लिखेंगे, चित्र में आप समझते जाइए अच्छे से, चित्र में ए बी एम एन, ए बी एम एन आयत है, आयत है, और हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, तब जो एम एन है वो बराबर होगा काय के, ए बी के, एम एन बराबर होगा ए बी के। ठीक है भाई, एम एन बराबर होगा ए बी के। इतनी चीज क्लियर होगी। देखो एम एन ए बी आपस में आमने सामने की बराबर होती है, इसके बराबर होगा, तो ये आपस में बराबर होगी। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, अगर दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा है तो उस केस में क्या होता है मेरे भाई, उस केस में यहाँ पे आप गौर फरमाइए, ये जो दूरी होती है ना, ये बहुत छोटी सी दूरी होती है, चुन्नू सी दूरी होती है। तो उसके टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, तो दूरी एन से ना नाप के पी से नापते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, एन एफ जो है वो कैसे होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। तो इसमें क्या चेंज करना है समीकरण सेकंड में, तब समीकरण सेकंड से, सेकंड से, तो समीकरण सेकंड में क्या चेंज करना है, देखिए एम एन की जगह आपको रखना है ए बी, एम एन की जगह रखना है आपको ए बी, डैश बी डैश हो गया इक्वल, और एन एफ की जगह क्या रखना है, पी एफ, एन एफ की जगह रखना है पी एफ, और उसके बाद क्या हो गया बी डैश एफ। ठीक है भाई, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। उम्मीद है आप सब इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद अगर बात करें तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सभी दूरियां, अब मतलब एक बार गौर से देखिए आप, आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड में कुछ लग रहा है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से। अगर समीकरण हम लोग समीकरण देखें फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड में हम लोग क्या, यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट और थर्ड में हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में क्या है कि फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर कर दो, उसे कर दो बीसी, ये होगा बीसी अपॉन में बी डैश सी, क्योंकि ये तो बराबर है, ये अगर ये बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे बीसी अपॉन में बी डैश, और इक्वल में होगा पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी डैश एफ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये दूरियां जो हैं, अब ये दूरियां हैं, अब सारी दूरियां ध्रुव से नापो। आप चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ा था, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं दर्पण की। तो अब ये ध्रुव से नापे हम लोग, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर P से हम लोग, हमें नापना है BC, BC नापना है, तो BC नापने के लिए हम क्या करेंगे, पहले P से लेकर B तक जाएंगे। BC नापना है ना, ये नापना है, और ध्रुव आना चाहिए, पोल आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, P से लेकर B तक जा रहे, और फिर P से लेकर C तक को माइनस कर दे रहे, बस बात खत्म। यानी क्या होगा, PB पूरी और PC माइनस में PC। ओके मेरे भाई, पोल आ गया दोनों में, और दूरी भी यही बची। ठीक है भाई, आगे देखें, B डैश C, B डैश C, B डैश और C, ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी कैसे नपेगी, इतनी दूरी, इतनी दूरी यहां से लेकर यहां तक, तो क्या करेंगे, P से लेकर C तक जाएंगे पूरा, और P B डैश हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, P से लेकर C तक गए, और माइनस P B डैश को माइनस कर दिया, हो गया हमारा काम। ठीक है भाई, आगे देखो, PF तो पहले से ही ध्रुव से है, कोई मतलब ही नहीं चेंज करने का।
P अब है B डैश है, B डैश F, ये F और B डैश है, तो क्या करेंगे P B डैश तक गए, माइनस P B डैश तक गए और उसके बाद माइनस PF कर दिया, PF कर दिया। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सब अच्छे से समझे होंगे। ठीक है भाई, आगे देखो PB की वैल्यू क्या है, P से लेकर B तक यानी वस्तु की दूरी U। और देखिए एक बात समझाई थी हमने, कोई भी दूरी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापी जाएगी तो नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी। तो यानी प्रकाश किरण है यूं, दूरी नाप रहे तुम यूं, तो ये माइनस की होगी यू, माइनस के यू। ठीक है भाई, माइनस के। और पीसी क्या है, पी से लेकर सी तक की दूरी, पी से लेकर सी तक की दूरी यानी वक्रता क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है आर, यानी माइनस चिन्ह पहले से और माइनस की आर भी आएगी इसी में। ठीक है भाई, देखिए पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या यानी माइनस के आर। ठीक है भाई, आप देखिए पीबी डैश यानी प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब की दूरी, पी से लेकर बी डैश है प्रतिबिंब की दूरी, यानी क्या दर्शाई जाएगी माइनस के वी। ठीक है भाई, पीएफ क्या है, फोकस यानी माइनस का एफ, पीबी डैश अभी बताया था माइनस का वी, पीएफ फोकस यानी माइनस के एफ। ठीक है भाई, सब दूरियां आप कर ली सॉल्व, यू माइनस प्लस यानी आर, माइनस का आर प्लस वी इक्वल में माइनस के एफ, और यहां से हो गया माइनस का बी और प्लस के एफ। ठीक है भाई, हम लोग जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध से। यहां पे लिखेंगे फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध से, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध से। अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध से अगर देखें तो भाई r बराबर तो 2f होता है, तो r बराबर 2f रखने पर, r की जगह 2f रखने पर तो r बराबर 2f अगर हम रख देंगे तो माइनस का u प्लस के 2f अपॉन में माइनस के 2f प्लस के v इक्वल में माइनस के f अपॉन में माइनस के b प्लस में f। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का u प्लस में 2f, दोनों कोष्ठक को लेके माइनस के v प्लस में f और इक्वल में यहाँ पे करेंगे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस की 2f स्क्वायर और माइनस की uf। ठीक है भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो तो uv हो जाएगा और माइनस की uf होगा और माइनस के 2fv होगा और प्लस के 2f स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2f स्क्वायर और माइनस की ये। ठीक भाई, ये कट गया, कैंसिल हो गया, इस साइड ले जाएंगे, देखो ये एफ भी है और ये भी एफ भी है, आगे पीछे लिख दो, ये भी एफ भी, ये भी, ये माइनस का ये भी माइनस का, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी क्या बचेगा यू वी माइनस के यू एफ और माइनस के एफ वी बचेगा बराबर 0। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, लास्ट कंडीशन ये भाग देने पर, अगर हम इसमें भाग देंगे मेरे भाई, देखो u v f से भाग देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए गौर से, ये रहा u v f माइनस u f है तो u v f तीनों भाग देना है, u v f बराबर में 0 अपॉन में u v f से सब में भाग दे दिया तो क्या मिलेगा, देखो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा और भाई यहां से ये कटा यहां से ये कटा, ये 0 हो गया तो क्या बचा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v और माइनस के 1 अपॉन u बराबर 0। जब इसे आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे आप इसे ले जाएंगे एक पक्षांतर करके दोनों को, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी और प्लस 1 अपॉन यू, ये मिलेगा फॉर्मूला, और यही होता है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सबको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आ गया तो एक बार आप वीडियो को रिपीट जरूर कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। और मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने कम दिनों में
अपने सब्सक्राइबर 600 प्लस कर गए हैं। तो उम्मीद है आपका साथ यूं ही बना रहेगा, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी खास वीडियो में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।